जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे साथियों को। तो आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज बिहार डीएलएड के साइंस के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे थे ज़रूर दाग के देखें। और जितने भी सारे साइंस होते हैं सारे मैट्रिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना क्योंकि हमने इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सरकारी में सिलेक्शन लिए हुए हैं। ये हम अपने दावे के साथ कहते हैं, कहेंगे पूर्ण दावे के साथ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैट्रिकुलेशन है उसके अंदर ही रहते हैं। और सभी जितना भी ज़्यादा हो सके उसका रिवीजन करें। मैथ भी वहीं के सारे से, जिसका मैथ मैट्रिक का सभी सब्जेक्ट लगभग पकड़ में है तो आसानी से इसका जो है एग्ज़ाम निकाल लेंगे, आराम से ही सरकारी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि आपकी लास्ट कहा जा रहा है कि लास्ट बार ही होगा डीएलएड कोर्स। इससे इसके बाद क्या होगा पता नहीं, बंद कर देंगे या नया कोर्स इसके जगह पे लाया जाएगा, कोई मतलब नया ही लाया जाएगा। ये क्या होगा पता नहीं, अब आगे न्यूज़ आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसे क्या करना है, अब की बार जिसको भी करने हैं तो पूरा जी जान लगा के मेहनत करके जो है इसमें सिलेक्शन पाने के लिए सरकारी में आपको मेहनत ज़्यादा करने होंगे। क्योंकि अब की बार जो है नंबर कम से कम 80 प्लस लाने होंगे 120 में, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे सरकारी में, नहीं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं कहीं कम भी कटअप जा सकते हैं, जिला बाई जिला कटअप पर निर्भर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करेंगे आज की साइंस क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे के सारे वही क्वेश्चन पूछे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और सारे के सारे आप जो है वही रिवीजन करिए जो मैट्रिक लेवल में गेस पेपर से भी कर सकते हैं और थोड़ा बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की। CaOCl का साधारण नाम क्या है? यानी कि CaOCl का साधारण नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर इसका साधारण नाम है, आप सभी को पता ही है। और साधारण नमक का क्या होता है? NaCl होता है, आप सभी को पता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप कमेंट करके बताएं प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, दोनों के बारे में आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का नाम क्या होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात करें उसका नाम होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जो होता है भूमध्य रेखा को ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा ही कहते हैं, ये भी याद रखना है। विषुवत रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा पर। इसका जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो सबसे कम यानी कि शून्य के बराबर कह सकते हैं होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गैस के कण होते हैं। गैस के कण की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? तो एक दूसरे से दूर होते हैं। गैस के कण जो क्या होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ऐसे करके रहते हैं, ये ध्यान रखना है, दूर दूर रहते हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? ऑक्टेट का नियम की बात करें तो किसने दिया था? इसका आंसर की बात करते हैं ऑक्टेट यानी कि बात करें न्यूलैंडस ने क्या किया था? ऑक्टेट का नियम दिया था, यानी कि मोस्ले ने क्या किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोस्ले ने दिया था, याद रखना। मेडलिव की जो परमाणु यानी कि आवर्त सारणी था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किससे? परमाणु द्रव्यमान पर, एटॉमिक मास पर आधारित था मेडलिव की आवर्त सारणी। ड्रोबनेयर ने त्रिक नियम दिया था, इसको ही ऑक्टेट यानी कि अष्टक नियम कहते हैं। ऑक्टेट पूछ लिया है यानी कि अष्टक लिखा जाता है, इसी को क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। अष्टक नियम न्यूलैंडस ने दिया था। ड्रोबनेयर ने त्रिक नियम दिया था, याद रखना, त्रिक नियम, ये याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने जो दिया था यानी कि मेडलिव ने जो दिया था परमाणु क्रम पर यानी कि एटॉमिक मास पर आधारित था, ये याद रखने था। वही बात करते हैं मोस्ले का जो परमाणु क्रमक था आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु क्रमक पर आधारित था, ये सबसे सक्सेसफुल इसी का रहा था। तो इस आंसर की हम बात करें राइट की तो न्यूलैंडस ने ऑक्टेट यानी कि अष्टक नियम दिया था। अब बात करते हैं अगर किसी ध्वनि का तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? तरंग दैर्घ्य का मान पूछा गया है तो सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए? तो इसको हम बात करते हैं इसका मान की। अगर किसी ध्वनि का मान तो हो गया तरंग दैर्घ्य इतना दिया गया है मीटर प्रति सेकंड है, तो आवृत्ति इतना दिया गया है, तरंग दैर्घ्य का मान पूछा है कितना होगा? तो इसका क्या होगा? ध्वनि का सूत्र होता है ध्वनि का वेग बटे कितना हो जाएगा? बटे आवृत्ति होता है। ध्वनि का वेग बटे आवृत्ति कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा कितना? 340 बटे 1700। तो इसका आंसर निकल के चला आएगा कितना? 0.2 हो जाएगा। 0.2 को हम कितना मानेंगे? 20 सेंटीमीटर तो मानेंगे। तो इसका सेंटीमीटर में पूछा गया, 0.2 का मतलब हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी कि राइट आंसर की बात करते तो बी हो जाएगा। इस तरह आपको निकाल देने था। और सभी कहता है प्रोकैरियोटिक जीवों में डैश किंगडम
के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को जो है किस जगत के अंतर्गत रखा गया है याद रखना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया प्रोकैरियोटिक को याद रखना था। अब वही बात करते हैं इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण प्रभावी है। तो बात करते हैं फूलों की अक्षीय स्थिति जो है यह लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोट्स के बीच का अंतर संबंधित है। इसका अंतर की बात करें न्यूक्लियस जो है होता है, ये ध्यान रखने था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 54 की। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय आप सभी को पता है, नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्राकृतिक स्रोत से पाया जाता है लेकिन भविष्य में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो वही होता है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा। यानी कि इसका राइट आंसर की हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, जल हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा हो गया, तरंग ऊर्जा हो गया, भूकंपीय ऊर्जा होगा। इस सब जो है याद रखना है नवीकरणीय ऊर्जा हुआ। बाकी जो बचा कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, ये सब क्या हुआ अनवीकरणीय ऊर्जा, ये ध्यान रखता है। अब कहता है ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर की अगर हम बात करें तो यह संबंधित है किससे, तो यह होता है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अब बात करते हैं जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं तो कहलाती है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। पॉलीपेप्टाइड याद रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन से संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो कौन सा ऐसा टीका है, तो आप सभी को पता ही है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, यानी कि डीपीटी डिप्थीरिया। डी से हुआ डिप्थीरिया, पी से परटूटिस, टी से टेटनस, यानी कि तीनों टीका दिया जाता है इससे बचाव के लिए। अब बात करें निम्न में से कौन सा एक उपधातु है। उपधातु की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, याद रखना। सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, सल्फर 16 होता है और सिलिकॉन का आपको बताना है क्या होता है। बात करते हैं भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्यतः रूप से जिम्मेदार होता है। यानी कि वायुमंडलीय जो पृथ्वी का जो भूमंडलीय तापमान है, पृथ्वी का तापमान जो है, कौन सी गैस जो है तापमान के किसके कारण, किस गैस के कारण तापमान होता है, तो हम बात करते हैं अधिक गर्म हो जाता है। तो बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण पृथ्वी गर्म होते हैं। इसके तापन के लिए जिम्मेदार गैस कौन होता है, वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार गैस CO2 होता है। इनमें से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। त्वरण का मात्रक की बात करें किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है, बाकी सभी के सभी है, ये ध्यान रखना। राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन क्रांति खाद्यान्न उत्पादन की में वृद्धि का सहयोग किया है। यानी खाद्यान्न यानी अनाजों के उत्पादन में कौन सी क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है, तो हरित क्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में गेहूँ और धान की फसलों पर असर पड़ा था, जिसमें कि 500% की वृद्धि हुई थी, याद रखना। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। कब, 1966 में, याद रखना है। भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन था। नीली क्रांति की बात करें मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं दूध उत्पादन से होता है, ये याद रखना है। सेरीकल्चर से, रेशम कीट पालन से होता है, ये ध्यान रखना है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता था, ये सब भी आपको याद रखना है। न्यूलैंडस संबंधित किससे है, तो न्यूलैंडस हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इससे पहले चर्चा हुआ है। न्यूलैंडस की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है अष्टक नियम दिया था न्यूलैंडस ने। परमाणु द्रव्यमान संख्या किसने दिया था, मेंडलिप ने दिया था। मेंडलिप ने जो है परमाणु द्रव्यमान, मेंडलिप का आवर्त सारणी जो था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का, ये याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक की बात करते हैं किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल रंग का होता है। और सबसे कम की बात करें तो कम जो होता है बैगनी का होता है, ये ध्यान। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग जो है ट्रैफिक रूल में, यानी कि यातायात गाड़ियों में किया जाता है, रेलवे सिग्नल सब में किया जाता है, याद रखना है। अब शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। शक्ति का आप सभी को पता ही है क्या होना चाहिए। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है बल का। जूल किसका होता है, ऊर्जा का होता है। वोल्ट जो होता है विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। इस तरह आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है। वोल्ट जो है विभवांतर का वोल्ट होता है। ओम होता है किसका,
ओम होता है, ओम का नियम जो है विद्युत से ही संबंधित है। ओम का नियम विद्युत धारा से ही याद रखना था। अब बात करते हैं आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।